तो जॉब छोड़ने के बाद भी मैं सिर्फ 1 महीना घर पे रही, घर पे भी नहीं रही हूँ मैं। मतलब मैं जब वहाँ पे थी तो मैंने दूसरी जगह रिज्यूम दिया। तो दूसरी जगह जो मैंने रिज्यूम दिया वो मैंने दिया केशव ईएनटी सेंटर में। वहाँ पे सर हैं डॉक्टर अनूप कौशल, वो ईएनटी स्पेशलिस्ट हैं। तो मैं वहाँ पे आई तो मैंने वहाँ भी रिज्यूम दिया, वहाँ भी मेरे एकदम से ही हो गया। मतलब सर ने बोला रहे कि तुम तो वहाँ से आ रखी हो यार, वहाँ के तो मतलब स्टाफ हो तुम तो तुम्हें काम करना आता होगा। मुझे पता है कि वहाँ पे हर टाइप का पेशेंट है, कि तुम जानती होगी कि वहाँ पे काम करना। तो फिर उसी दिन ही मतलब सर ने भी मुझे रख लिया। तो फिर मैंने केशव ईएनटी ज्वाइन किया। तो केशव में भी मेरा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा, लेकिन मैं वहाँ पे बहुत इंगेज रही। मतलब सर देख रहे होंगे मेरी वीडियो को, बोलेंगे कि ऐसा बोल रही है करके वहाँ में। तो मैं वहाँ पे गई जब, तो क्या हुआ कि मतलब सर ने मुझे, पहले तो हम रूम लेके रह रहे थे। मतलब तब मेरे भाई बहन भी मेरे साथ घर से आ गए थे पढ़ाई करने के लिए। तो हमने रूम लिया अलग से, मतलब दूसरा रूम लिया जहाँ से मतलब उनकी स्कूल मतलब कॉलेज का नज़दीक हो। फिर उसके बाद हमने क्या किया कि फिर हमें सर ने ना वहीं रूम दे दिया कि ऋचा कि तुम ऊपर वाला पोर्शन पूरा पूरा खाली है, तुम वहाँ पे आ जाओ और वहाँ पे रहो तुम आराम से, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो फिर हमने वो पोर्शन देखा, हमने बोला हाँ कि बाहर भी हमने इतना रेंट देना ही है यार। उसी मतलब उतने पोर्शन का, मतलब 2 BHK था मेरे पास, उसी पोर्शन का बाहर 15-16 हज़ार रुपये रहा होगा किराया। तो मैंने कहा कि ठीक है हम यहाँ पे ले लेंगे। फिर उसके बाद हमने वहाँ पे लिया। तो ठीक है मेरा मतलब चल गया काम, मतलब हो गया। तो केशव में फिर पहले गायनाकोलॉजिस्ट नहीं थी कोई भी। तो जैसे मतलब मैं गई थी तो मेरे बाद मैम आ गई थी वहाँ पे, डॉक्टर निखत अली मैम, वो गायनाकोलॉजिस्ट थी। तो वो आ गई वहाँ पे। तो फिर हुआ ये कि मैम अब जो पेशेंट होता है ना उनका तो कुछ वो नहीं होता है कि मतलब बीमारी तो मतलब पेट दर्द भी किसी के कभी भी हो जाएगा, या बीमार भी कोई कभी भी हो जाएगा। बीमारी तो बता के आएगी नहीं ना कि दिन दिन में आनी है या रात ही रात में आनी है। तो हुआ ये कि मतलब मेरा वहाँ पे रूम लेना ये हुआ कि मैं मतलब वहाँ 24 घंटे के लिए इंगेज हो गई। मतलब सर तो चले जाते थे घर, सर ने पहले मेरे 1-2 बार ही टेस्ट लिए कि मतलब किस टाइप से काम करती है। अब सर को लगा कि यार ये तो ना मतलब कर लेती है, हैंडल कर लेती है पेशेंट को। अब मैं बेफिक्र हो जाता हूँ, अब मैं घर चला जाता हूँ। फिर वो चले जाते थे घर और नाइट ड्यूटी मेरे भरोसे पे हो जाती थी कि हाँ वो है। तो जैसे कोई पेशेंट आते थे सर बोलते थे ऋचा को बुलाओ नीचे। फिर बोलते थे कि वो है वहाँ पे, उसको बुलाओ उसको बुलाओ। तो जब तक सर पहुँचते थे ना तब तक तो मतलब प्राइमरी ट्रीटमेंट तो मिल चुका होता था। तो सर बहुत खुश रहते थे फिर कि हाँ कि चलो ये है यहाँ पे, तो मतलब मुझे इतना दौड़ भाग करने वाली ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो वहाँ पे फिर गायनो मैम भी आ गई। फिर वहाँ पे गायनो वाली मैम आई तो डिलीवरी केसेस भी आए। अब डिलीवरी केसेस आए तो हमारा तो भाई ऐसा हो गया कि रात को हम ना पता है 1-1 डेढ़-डेढ़ बजे खाना खाते थे। मतलब मैं रहती थी, मेरे साथ 2 लड़के और रहते थे, और मतलब जो स्टाफ मतलब नाइट स्टाफ स्वीपर जो रहती थी वो, और जो नाइट स्टाफ एक और रहती थी वो रहते थे। हम मतलब 4-5 लोग रहते थे। अब हम ऐसे कि हम पूरी रात में कभी हमारे दरवाजे में जैसे सोने जाती थी ऊपर रूम पे, गई अपनी ड्यूटी खत्म करके रूम पे आ जाते थे खट 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 खट। अरे कभी 2 बजे कभी 2:30 बजे कि आपको नीचे बुला रहे हैं, आपको नीचे बुला रहे हैं। कई बार मैं अपना फ़ोन साइलेंट करके सोती थी ना तो ऊपर ही पहुंच जाते थे दरवाजे पे। फिर मुझे ना फ्रस्ट्रेशन सी होने लग गई यार कि मतलब ना मैं सो पा रही ना मैं ठीक से खा पा रही। ऊपर से पता क्या होता था मेरी दादी रहती थी हम लोगों के साथ, मतलब उस टाइम पे दादी आ रखी थी। दादी बहुत टाइम तक रही, मतलब 5-6-7 महीने रही हम लोगों के साथ। तो होता ये था ना कि जैसे हम डिलीवरी केसेस करके आते थे, मेरी दादी बोलती थी चाहे हम 2 बजे भी नहाना बाथरूम जाओ में नहा के आओ। क्योंकि वो पुराने लोग हैं ना तो उनको मतलब अच्छा नहीं लगता था। जैसे हम लोग गढ़ वाले तो हम लोगों में क्या होता है ना कि 11 दिन अलग रखते हैं। मतलब जैसे खैर अब तो कोई भी नहीं करता है ऐसा, ये तो फालतू की वो हो गई है। लेकिन ये है कि पहले के लोग करते थे ऐसा कि 11 दिन तक अलग रखते थे जैसे डिलीवरी केसेस हो जाते थे। तो उस टाइम तक दादी थी 6 महीने तक, मतलब ऐसा होता था कि तू कहाँ से आ रही है, नीचे से आ रही है ना, तो मतलब वहाँ डिलीवरी केस आया होगा ना। मैं कहती थी हाँ आया था। तो बोलती थी नहा ले, नहा के आ बाहर। तो बाप रे कई बारी तो ऐसा हो जाता था ना दादी की, मतलब 3-4 बजे कौन नहाएगा रात के, ऐसे पहले हालत खराब हुई रहती थी थकान के मारे। और ऊपर से फिर ये घर में आके ये भी नहाओ भी। फिर
कभी कभी तो मैं बताती नहीं थी दादी को कि दादी कि मैं वहाँ से डिलीवरी केस, मैं बोलती थी दादी कोई दूसरा केस आ रखा था, ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसा एक्सपीरियंस आ फिर मेरा केशव का। तो वहाँ पे भी ना सब चीज़ें फिर सर ने मेरे ऊपर छोड़ दी। तो मतलब फार्मेसी वहाँ पे मतलब मेन काम तो मेरा फार्मेसी का था, लेकिन मतलब फार्मेसी में इतना आना जाना नहीं होता था। हाँ, हिसाब किताब पूरा मेरा था कि मतलब मुझे पूरा हिसाब रखना अपनी फार्मेसी का कि कितना परचेज हुआ, कितना सेल हुआ, ये सब मेरी जिम्मेदारी थी। लेकिन मतलब एक चीज़ ये थी कि सर मेरे को बोलते थे कि एक पैर तुझे केमिस्ट में रखना है, दूसरा पैर तुझे ओटी के अंदर रखना है, अब तू देख ले कि कैसा मैनेज करेगी। तो मेरे लिए ये भी बड़ा टफ था। लेकिन टफ टफ तो अब ये है कि भाई टफ, हर चीज़ टफ ही है, मतलब लाइफ दुनिया में कुछ भी इजीली नहीं मिलता है। तो मैंने वहाँ भी फिर इतना एक्सपीरियंस कैसे आता मुझे अगर मैं ना जाती ना करती। तो अभी भी मैम मुझे कॉल करती है ना, तो मैम बोलती है बेटा कि जब ना तू, हम तुझे बुलाते थे ना 2 बजे रात को भी, कि तू ऐसे आती थी जैसे सोई नहीं होगी, बिल्कुल फ्रेश मूड में आती थी तू, कि हमें अच्छा लगता था। अगर तू रहती थी सामने पे तो भाई हमें लगता था कि हाँ भाई अब हमारा काम ईजी हो जाएगा। तो मैम भी मतलब बहुत ही डिपेंडेड थी मतलब मेरे ऊपर कि भाई हाँ हम ऊपर से ऋचा को बुलाओ फिर करेंगे आगे की प्रोसेस। भले में मतलब मुझे मतलब इतना कुछ आता नहीं था ये मतलब गायनों में, लेकिन ये था कि हाँ पेशेंट के साथ थोड़ा सा मतलब जैसे अब होता ही है कि पेशेंट अगर ओटी टेबल में है तो बहुत सारी मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है, बहुत सारी इंजेक्टेबल्स की ज़रूरत पड़ती है, तो वो सब करना तो हो जाता था। अब फिर हम लोग ना रात रात को हमारा रूटीन पूरा गड़बड़ हो गया। अब ना दिन में सोएं, रात भर ड्यूटी करें, दिन में भी नहीं सोने को मिलता, दिन में भी सर नीचे बुला दें हॉस्पिटल में कि क्यों नहीं आ रहे क्यों नहीं आ रहे करके। फिर उसके बाद हम पूरा डिस्टर्ब हो गया, रात को 1-1 बजे खाना खाना हमने, कभी 3 बजे रात को खाना खा रहे हैं, कोई मतलब पता ही नहीं है कि भाई कि कब भी पेशेंट आ जाए और कब हमें बुला दें। फिर मतलब वहाँ से भी मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला, मतलब मैम लोगों ने भी मुझे बहुत कुछ सिखाया, सर ने भी बहुत कुछ सिखाया मुझे ईएनटी से रिलेटेड। और कई चीज़ें और भी हैं वहाँ पे जो मैंने सीखी। वहाँ पे फिजिशियन सर भी थे तो उनसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा वैसे। और फिर ऐसा एक्सपीरियंस रहा मेरा। तो फिर जब तक मैं केशव में थी तब तक मेरी इंगेजमेंट हो गई थी। और इंगेजमेंट के बाद क्या हुआ कि मतलब मैं केशव में ही थी उस टाइम भी। तो फिर शादी हुई मेरी, मतलब इंगेजमेंट के 1 साल बाद मेरी शादी हुई। तो फिर उस टाइम पे मैंने फिर केशव छोड़ा भी मीन्स क्या, मतलब मैं ये बोल के गई थी कि सर को कि सर मैं कम से कम 2-3 महीने बाद ज्वाइन करूँगी हॉस्पिटल को। तो उन्होंने बोला था कि ठीक है कि जब भी तेरा मन करेगा तू आ जाना। लेकिन पता क्या हुआ कि मतलब मेरे इन लॉज मतलब फादर इन लॉ मेरे ससुर जी, उनकी तबीयत खराब हो गई थी। तो उस वजह से फिर मैंने नहीं किया यार, मतलब अंदर से वो फीलिंग नहीं आ रही थी कि मतलब कोई घर में बीमार है और मैं जॉब करने जाऊं, क्योंकि मैं हरबटपुर से और मतलब ससुराल से और देहरादून का डिस्टेंस मेरा मतलब 1 घंटे का है। 1 घंटा लगता है आने जाने में, 1-1.25 घंटा लगता है आने जाने में। तो मतलब मैं रोज़ रोज़ नहीं कर पाती क्योंकि मेरे शिफ्टिंग वाली ड्यूटीज़ होती थी। कभी मेरी सुबह मतलब शिफ्ट होती थी 10 से 2, कभी 2 से 8 वाली होती थी। तो मेरे लिए फिर इम्पॉसिबल था अप डाउन करना, क्योंकि पता क्या काम करके फिर थक भी जाता है और फिर ट्रैवल करो, इतना आना जाना तो हो ही जाता है, फिर दिक्कत तो थी। तो मैं ट्रैवल फिर मैंने डिसीजन लिया कि मैंने कहा मैं अभी नहीं करूँगी। तो मुझे वहाँ से फ़ोन आया केशव से कि तुम्हें ज्वाइन करना है करके। तो मैंने मना कर दिया, मैंने कहा नहीं मुझे अभी ज्वाइन नहीं करना है क्योंकि अभी मेरे घर में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो जैसे सॉल्व होगी मैं आ जाऊँगी। तो फिर 6-7 महीने में फिर शादी के बाद घर पे रही। शादी के बाद मैं घर पे रही 6 महीने। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैंने फिर पापा थोड़ा सेटल हो गए थे, मतलब अपना खाना पीना खाने लग गए थे, थोड़ा अपने पैरों पे मतलब ऐसे खड़े होने लग गए थे, फिर जाना करने लग गए थे। तो फिर मेरे हस्बैंड ने भी बोला, दामिद ने भी मुझे बोला कि भाई अब तुम देख लो अपने लिए जॉब, ऐसा कब तक रहोगी तुम घर पे बैठी हुई, नहीं तो फिर ये होता है ना एक्सपीरियंस भी आपका ख़राब हो जाता है अगर आप घर पर बैठे रहोगे। तो फिर उसके बाद फिर मैंने 1-2 इंटरव्यू दिए। तो मैंने 1-2 इंटरव्यू दिए तो उस इंटरव्यू में भी मतलब मुझे ईजिली जॉब मिल गई। मतलब मैं इंटरव्यू देने गई, उन्होंने बोला कि आप ज्वाइन कर लो। उस टाइम वो बड़ों वाला में था वो हॉस्पिटल, उस टाइम वो नया नया खुला था तो उनको ज़रूरत भी थी, तो उन्होंने मुझे रख लिया। फिर मैं वहाँ पे जॉब की मैंने कम से कम मतलब शायद 1 साल या 1 साल से कम की होगी मैंने वहाँ पे जॉब। तो फिर वहाँ पे भी सैलरी का इशू होने लग गया
कभी कुछ। फिर मैंने कहा उनको कि मैंने कहा यार सैलरी आप इतनी दे नहीं रहे हो जितना मेरा काम हो जा रहा है। तो फिर उसके बाद उन्होंने बोला हमारा तो ग्रोइंग अभी हॉस्पिटल है, अभी हमने नया नया स्टार्ट किया, हम कहाँ से दें तुमको सैलरी इतनी, ये वो करके तुम कहीं और ट्राई कर लो कि। तो फिर मैंने दूसरे हॉस्पिटल में ट्राई किया। फिर दूसरे हॉस्पिटल में भी यही हुआ कि उनका हॉस्पिटल भी फिर एमडीडीए वालों का वहाँ पे वो हुआ, एमडीडीए का कुछ प्रॉब्लम हो गया वहाँ पे, तो उसकी वजह से उन्हें फिर वो हॉस्पिटल बंद करना पड़ा। तो मतलब अब बहुत स्ट्रेस वाली वो हो गई कि भाई कि अब क्या करें, कहाँ जाएं, कैसे करें, कैसा होगा हमारा आगे का फ्यूचर, हम कैसे करेंगे। अब ऐसे पढ़े लिखे होके भी अब घर में भी कहाँ बैठा जाता है ऐसे कि। और फिर हमको तो मुझे तो जैसे काम करने की आदत थी, बैक टू बैक मैंने मतलब जॉब की है, मैं ऐसे घर पे नहीं बैठी। तो फिर मैंने सोचा मैं कैसे करूँगी, कैसे रहूँगी। तो उसके बाद फिर मैंने अमित से बात की कि यार हम लोग ना केमिस्ट देखते हैं, अपना ही काम करते हैं और अपना काम करके फ़ायदा है, जितनी मेहनत हमने दूसरे के लिए करनी है हम खुद के लिए करेंगे उतनी मेहनत। तो उन्होंने बोला कि ठीक है कि देख लो कि अगर कहीं पे होता है। तो फिर मैंने सोचा कि मैं ठीक है मैं केमिस्ट के लिए ही करती हूँ ट्राई कहीं पे। तो फिर हमने केमिस्ट के लिए ट्राई किया। तो कोई मेरे साथ कोई लड़का था, तो उस मतलब उसने खोला हुआ था ये जो केमिस्ट मैंने खोला, वो केमिस्ट उसने खोला हुआ था, तो उसकी जॉब लग गई थी कहीं बाहर। तो उसने मुझे बोला कि यार आप देख लो इस केमिस्ट को कि आप कर लो, आप मुझे पैसे दे दो जितने मतलब मैंने लगा रखे हैं, आप मुझे वो पैसे दे दो और कि आप देख लो कि। तो मैंने कहा ठीक है यार, जमा जमाया हमको मिल गया है, बाकी मैं अपने अकॉर्डिंग अपने सामान रख लूँगी। तो फिर उसने बोला कि ठीक है कि हो गई हमारी डील और मैंने केमिस्ट स्टार्ट कर दिया। फिर मैंने 2 साल केमिस्ट चलाया। तो केमिस्ट चलाने में भी एक्सपीरियंस ऐसा रहा मेरा कि पहले तो स्टार्टिंग में कोई अर्निंग नहीं थी, मतलब 6-7 महीने तो हमने अपनी जेब से पैसे लगाए, मतलब रेंट वेंट सब कुछ, शॉप हमारी रेंटेड थी, तो शॉप पे फिर हमने पैसे लगाए, 6-7 महीने रेंट अपनी जेब से निकाला, कुछ अर्निंग नहीं थी। फिर हुआ ये कि मेरे इन लॉज मेरे साथ ही आ गए थे देहरादून में, हम साथ ही रह रहे थे। तो उनकी हेल्प से मतलब देवर भी था मेरा, तो उनकी हेल्प, अब सुबह खोल देते थे हम, फिर 6:30-7 बजे मतलब सुबह पापा आ जाते थे, कभी देवर आ जाता था, कभी मम्मी आ जाती थी। तो इस तरीके से सबने फिर सपोर्ट किया। तो फिर मतलब 6-7 महीने बाद हमारी बहुत ही अच्छी अर्निंग होने लग गई। अर्निंग होने के भी ना बहुत सारे रीजंस थे। एक तो घर से भी सपोर्ट हो रहा था, दूसरा ये था कि शॉप बंद ही नहीं हो रही थी। अगर मतलब मुझे जाना भी था कहीं, पहले तो मैं जाती थी नहीं कहीं, अब जा भी रही थी तो मतलब पापा लोग रहते थे, मम्मी लोग रहते थे, तो वो बैठ जाते थे शॉप पे। फिर तीसरा ये था कि मतलब जितने भी केमिस्ट वाले थे वहाँ पे सब लड़के थे, लड़की एक भी केमिस्ट में नहीं थी। तो ये था कि मैंने फिर इस तरीके से मार्केट बना दी कि लड़कियाँ या लेडीज़ जो भी थी वो मेरे पास आने लग गई थी। तो फिर बिजनेस चलता है सबसे पहले बिहेव पे। अगर आपका बिहेव अच्छा है तो कोई नहीं रोक सकता कस्टमर को आने से, और अगर आपका बिहेव बेकार है तो लोग फिर वही पकड़ लेते हैं कि अरे यार इसका बिहेव तो अच्छा नहीं है, क्या इसके। अब मेडिकल लाइन में ना खासकर ऐसा होता है कि आपको ना अपना बिहेव, चाहे आप कितने भी चिड़चिड़े हो, आपको कितना भी गुस्सा आ रहा हो ना, तो लेकिन आपको टॉलरेट करना पड़ता है वो चीज़, क्योंकि जो आगे सामने वाला बंदा होता है ना वो खुद ही परेशान होता है, वो बीमारियों से ही ऐसा बना हुआ है, तो वो खुद ही परेशान होता है। तो फिर उस हिसाब से प्यार से बात करनी पड़ती है, सबसे बिहेव अच्छा रखना पड़ता है। तो फिर ये चीज़ें थी जिसने मतलब मुझे सक्सेसफुल बनाया। फिर उसके बाद अच्छे से चलने लग गया मेरा केमिस्ट, बहुत अच्छे से, मतलब रनिंग कंडीशंस आ गई। मतलब इतना हो गया था कि मतलब 25-30 हज़ार रुपये हमारा मंथली खर्चा मैं अपने केमिस्ट से उठा लेती थी। तो फिर उसके बाद जैसे रनिंग पे आया तब तक अमित की जो पोस्टिंग है वो यहाँ पे हो गई। पोस्टिंग भी क्या हुई है, मतलब इन्होंने कंपनी चेंज की अपनी, तो ये यहाँ पे हल्द्वानी में आ गए। तो अब हल्द्वानी में आए तो अब ये हुआ पापा भी उधर बीमार हो गए थे। पापा बीमार हुए तो मेरे साथ, तो फिर देवर भी नहीं था उस टाइम पे, देवर भी मतलब जॉब कर रहा था। तो हुआ ये कि मतलब मुझे फिर दोनों तरफ से ना बर्डन हो गया कि मतलब मैं अब क्या करती हूँ अकेले अकेले। अब दुकान पे मैंने ताला लगा रखा है, पापा को कभी दिखाने जाओ, कभी कुछ भी हो ही जाती है इमरजेंसी उसकी, पेशेंट अगर घर पे हो तो
तो इस टाइप से फिर कभी मुझे ये लगता था यार कि रात बिरात कभी पापा की अगर तबीयत खराब हो गई तो फिर मतलब होना चाहिए ना घर में एक जेंट्स। हम मैं और मम्मी कहाँ लेके जाएंगे उनको, अगर रात को कोई प्रॉब्लम हो गई तो कैसे चलेगा। तो उतने में भी ना मतलब टर्म्स मेरे इतने अच्छे थे ना हर किसी के साथ कि मेरी हेल्प ना सब ने की, सब ने। मतलब पापा को मैंने किसी डॉक्टर के पास नहीं दिखाया, सब ने मुझे व्हाट्सएप पे टेस्ट लिख के भेजे और सारे टेस्ट बताए कि ये टेस्ट करो वो टेस्ट करो। तो वहाँ पे मतलब डॉक्टर जय शर्मा सर के पास जो मैनेजर थे उन्होंने मेरी इतनी हेल्प की। मैंने उनको कॉल किया, उन्होंने बताया कि रिचा अब ये मेडिसिन दो, अब ये वाले टेस्ट करवा लो, अब वो वाले टेस्ट करवा लो। तो सारा कुछ घर से हुआ, सिर्फ मतलब जो एक्सरे सिटी स्कैन वगैरह होते थे उनसे हुआ। फिर लास्ट में मतलब जब इन्फेक्शन था पापा के लंग्स में, तो जब उनके लंग्स में इन्फेक्शन हुआ तो उस टाइम मुझे थोड़ा डॉक्टर को दिखाने की जरूरत पड़ी। लेकिन उस टाइम पे भी मतलब मैं डॉक्टर के पास पापा को लेके नहीं गई। भैया थे मेरे, उन्होंने मुझे बोला कि रिचा कि ऐसा करना कि यहाँ पे डॉक्टर हैं जो पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, उनके पास आना, मैं नंबर लगा के रखता हूँ और सिर्फ रिपोर्ट लेके आना, मैं तेरे साथ चलूंगा। तो मुझे बड़ी वो लग गई। फिर मैंने जो मेरा डिस्ट्रीब्यूटर था लड़का कपिल, मैंने उसको बुलाया कि भाई तू आ जा मेरे साथ और मतलब मुझे दिखाना है कि पापा की रिपोर्ट। वो भी आ गया लड़का, फिर मैं उसके साथ गई। तो वहाँ से फिर भैया आ गए थे मेरे साथ, फिर भैया ने दिखाया तो उन्होंने सर ने मेडिसिन लिख दी उनके लिए कि आप ऐसा ऐसा मेडिसिन खिलाते रहो। और तो फिर अमित ने फिर ये बोला कि भाई तुम ऐसा करो कि तुम लोग ना हल्द्वानी आओ, कि फिर जगह जगह का खर्चा कैसे उठेगा। मतलब देहरादून भी हम रेंट पे थे तो वहाँ भी रेंट देना हो रहा था, फिर शॉप का रेंट भी देना हो रहा था। फिर अमित यहाँ पे पीजी में थे, फिर 6-7 हज़ार ये भी पीजी में दे रहे थे। तो मतलब हमारा मतलब 25,000 रुपये हमारा मंथली ऐसे ही मतलब रेंट पे जा रहा था। तो फिर मुझे ये लगा कि मतलब एक ही जगह रहने में ही भलाई है, ऐसा जगह जगह रह के तो कोई फ़ायदा नहीं है। फिर मैंने वहाँ से केमिस्ट को सेल किया और फिर मैं यहाँ पे आई। और केमिस्ट सेल करने का भी रीज़न यही था कि मैं यहाँ से इतनी हेडेक नहीं ले सकती थी। वैसे तो सब बोल रहे थे कि मत कर तुम चले जाओ, जब तक तुम्हें रहना है तुम रह लो। और मतलब जो मेरी जूनियर थी जिसे मैंने केमिस्ट सेल किया है वो भी, उसने भी बोला मुझे कि मैम आपको जाना है आप बेफिक्री से जाओ, लेकिन मतलब देख लो आप अपना, आपको भी जैसे भी ठीक लगता होगा वो देख लो। लेकिन फिर मैं यहाँ से इतनी हेडेक नहीं ले पाती ना उसकी केमिस्ट की, क्योंकि भाई होता ही है, फिर सेल का देखना पड़ता है, परचेज का देखना पड़ता है, फिर पेमेंट्स देखनी पड़ती है, कई चीज़ें होती हैं। तो फिर मैंने उसको बोला कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर पाऊँगी, तो मतलब अगर तुझे लेना है तो तुम देख लो, तुम अपना अगर तुमको लगता है कि हाँ कि केमिस्ट चला सकती हो। तो उसने बोला कि ठीक है हाँ मैं ले लूँगी मैम कि। तो फिर उसको मैंने सेल कर दिया। तो अभी मैं हल्द्वानी में हूँ और हल्द्वानी में भी मैंने जॉब के लिए 4-5 जगह ट्राई किया, लेकिन यहाँ पे तो देहरादून से भी बुरी स्थिति है। मतलब ये सिटी मतलब ऐसी है कि यहाँ पे जॉब नहीं है। तो मतलब बाहर पे ही, मेरे घर के बाहर पे केमिस्ट है, तो उसने मुझे बोला कि मैं आपको ना 4,000 रुपये दूंगा और आप देख लो। तो मैं तो वैसे भी रेडी हो गई थी भाई कि चलो घर पे बैठने से अच्छा कुछ तो मिल रहा है ना, 4,000 चलो अपना ही खर्चा उठेगा मेरा। क्या करना है, पूरे दिन भर हम घर पे तो बैठे रहते हैं। तो फिर उसने ना कोई बात ही नहीं की आगे। फिर अभी कुछ टाइम पहले उसने फिर अमित को बोला होगा कि यार क्यों भैया, मैं इसलिए नहीं बोल पाया कि उनका ना एक्सपीरियंस एक तो बहुत ज़्यादा है और मैं उनको 4,000 रुपये दूंगा ना, मुझे अजीब खुद ही लग रहा था कि उनको 4,000 रुपये देने में, इसलिए मैंने आपसे आगे बात नहीं की। फिर यहाँ पे सेंटर खोलने की और मतलब बंद करने की भी आफत थी उनके लिए, और सुबह वो 8 बजे से बैठेंगी केमिस्ट में और शाम के 8-9 बजे तक बैठेंगी। तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैं उनको 4,000 रुपये दूंगा। मुझे तो मतलब फ्रेशर लड़की चाहिए यहाँ पे कोई जो मतलब फ्रेशर हो। तो मैंने इसलिए कुछ नहीं बोला। तो बस फिर मैं जॉब के लिए इतना ट्राई करती रही, मुझे मिली नहीं जॉब। तो मैंने फिर यूट्यूब स्टार्ट किया। तो मैंने बहुत सारे मतलब चैनल्स देखे कि मतलब ठीक है अर्निंग भी हो गई, आपका काम भी सर्वाइव नहीं कर रहा, आप काम भी कर रहे हो, लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन भी दे पाओगे आप। तो मैंने सोचा कि चलो मैं स्टार्ट करती हूँ। तो मैंने स्टार्ट किया ये। फिर अक्टूबर-नवंबर में क्या हुआ, मैंने देखा कि मेरे वीडियोस में कॉपीराइट क्लेम्स आ रहा है। तो मैंने 2 महीने के लिए, फिर 2-3 महीने मैंने बंद कर दिया कि यार इतनी मेहनत करने के बाद भी मेरी वीडियोस के नीचे कॉपीराइट क्लेम आ रहा है।
तो मैंने बंद कर दिया। लेकिन फिर मैंने मतलब पता नहीं क्या मेरे दिमाग में क्या ऐसा आया कि फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, ऐसा हार मान के ना कोई फायदा नहीं है, मुझे करना पड़ेगा। अब पहले मैं पूरी गाइडलाइन देखूंगी यूट्यूब की कि भाई कि क्या है, कैसा है, मतलब क्यों कॉपीराइट क्लेम आ रहा है। तो मैंने फिर उस पर पहले पूरा देखा कि मैंने सॉन्ग्स लगाए जिन वाली वीडियोस पे, उन पे कॉपीराइट क्लेम है। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने फिर ये काम स्टार्ट किया। और ठीक है, जब इस चीज़ में अभी मेहनत हो ही रही है, ऐसा नहीं है कि इस चीज़ का इसमें मेहनत नहीं है, बहुत मेहनत है इसमें भी, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी वीडियोस को फिर एडिट करना है, कहाँ पे आपने कट देना है, कहाँ पे आपने म्यूज़िक चलाना है, कहाँ पे आपने वॉइस रिकॉर्ड करनी है, इसमें भी बहुत ज़्यादा मेहनत है। लेकिन अभी इतना व्यूज़ नहीं है, इतने सब्सक्राइबर नहीं है मेरे उसमें, लेकिन मतलब मैं एक वो मान के चलती हूँ कि हाँ कभी ना कभी तो ये दिन आएगा। अब मैं आज ये सोचूं यार मेरे सब्सक्राइबर नहीं है, मेरे व्यूज़ नहीं है, मैं बंद कर देती हूँ, किसके लिए बना रही हूँ मैं ये इतना वीडियो, किसके लिए वो कर रही हूँ, क्या पता कब कौन सी वीडियो वायरल हो जाए, कब मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाएं, कब मेरी थोड़ी अर्निंग होने लग जाए, किसी को कुछ नहीं है पता। अब ऐसे बैठ के भी, फालतू बैठ के भी तो कुछ नहीं मिलेगा ना। तो फिर इस वजह से फिर मुझे यूट्यूब स्टार्ट करना पड़ा कि मैं एंगेज भी रह लूँगी, मेरा काम भी हो जाएगा। और इस वजह से फिर मैंने यूट्यूब पे डेली ब्लॉग्स डालने स्टार्ट कर दिए। तो डेली ब्लॉग्स के साथ साथ फिर मैंने ये थोड़ी इन्फॉर्मेशन देनी भी स्टार्ट कर दी कि जो मतलब मुझे पता हो जिस चीज़ के बारे में, ऐसा मतलब मेडिकल से होते हुए, तो एज अ फार्मासिस्ट तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को भी थोड़ा बता दूँ, है ना। तो कुछ वीडियोस और भी मिलेगी मुझे, कोई इन्फॉर्मेशन किसी चीज़ की, तो मैं आगे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी उस चीज़ को भी। तो बस यही था मेरा आज का वीडियो, यही थी मेरी फार्मेसी वाली जर्नी। तो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो फिर आप लाइक करो, शेयर करो, अब सब्सक्राइब करो। और अगर आपको भी किसी भी चीज़ की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, या कोई मतलब आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है, कोई डिजीज़ है, आप उससे रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हो तो आप मुझे मैसेज करो, मैं उसके लिए भी वीडियो बनाऊंगी, या मुझे लगेगा कि कमेंट में ही इसका जवाब मिल जाएगा तो मैं कमेंट भी करूंगी, रिप्लाई करूंगी आप लोगों के उसका। तो चलिए फिर ठीक है, मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।